Hello everybody, welcome to Lossico's Daily News Analysis. Today is July 3rd, 2020 and the topics that we'll be covering for today are, there are three articles, all of them are from Indian Express. The first article is called Defining Containment Zones. So this article basically explains the concept of containment zones और अभी जो लॉकडाउन हमारा खुलने का पीरियड चल रहे हैं उसमें कंटेनमेंट जोन्स के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज अराइज हो सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं. So this article is totally about containment zones. The second article is it's called Not a Nation of Immigrants. This article is basically flowing from US decision, recent decision, जहाँ पे उन्होंने वीजा restrictions लगा दिए हैं. एंड बेसिकली हम ये इसको डील करते टाइम यूएस में हिस्टोरिकली इमिग्रेशन के बारे में क्या पॉलिसीज रही हैं एंड हाउ द नेशन एंड हैज डेल्ट विद इट और उसके रिस्पॉन्स किस तरह से आए हैं पॉलिटिकली. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल फॉर टुडे इज कॉल्ड इन द सन एंड इन द लाइट. ये आर्टिकल मिस अरुंधति कार्जू ने लिखा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है. And this article basically talks about the need for live streaming. जैसे कि आजकल कोर्ट की प्रॉपर फिजिकल हियरिंग नहीं चल रही है, रादर वर्चुअल हियरिंग चल रही है. उस टाइम पे भी नॉर्मल पीपल डोंट हैव एक्सेस टू कोर्ट हियरिंग्स. सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट live streaming so that everybody, even general public can have access to the court hearing. So coming to our first article, which is about containment zones. इस आर्टिकल में एसेंशियली कंटेनमेंट जोन का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया हुआ है काफी डिटेल में, क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही वी ऑल आर डीलिंग विद कोविड. कंटेनमेंट जोन्स बिकम एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू because definitely this is something that everybody has gone through and this is something that is important from general knowledge point of view because you will be expected to know the details of what a containment zone is, कहाँ पे किस तरह के पॉलिसीज लगाए गए और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरनेशनली किस टाइप के डिसीजंस लिए गए हैं कंटेनमेंट जोन्स के बारे में. तो ये सब जानना इम्पोर्टेंट है. तो एसेंशियली हुआ क्या, जब कोविड आया तो फिर मेन एम जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम किया जाए बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस होल डिजीज इट स्प्रेड्स, दिस वायरस स्प्रेड्स थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. नाउ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कम करने के लिए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन कट करना जरूरी बन गया. नाउ ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कट होती, इसको कट करने के लिए इट वाज इम्पोर्टेंट कि जिसको भी कोविड है उसके सोर्सेस ट्रेस किए जाएं एंड वो जो पॉजिटिव इंसान है वो किस किस से मिला है वो ट्रेस किया जाए. Now because as the number of people suffering from this disease and the number of people infected increased, ये एक एक इंसान का इंडिविजुअली ट्रेस करना डिफिकल्ट हो गया गवर्नमेंट के लिए. तो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने लॉकडाउन कर लिया. लॉकडाउन तो नेशनल लेवल स्टेप था ही, नेशनल लॉकडाउन. स्टेट लेवल पे भी देयर वर डिसीजंस टेकन, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड कर लिया गया था. अगर मैं से फॉर एग्जांपल यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, देयर वर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स जो रेड क्लासिफाई हो गए थे, जैसे कि आगरा was classified as red because वहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा केसेस आ गए थे. There were certain districts जो ग्रीन ही थे क्योंकि वहाँ पे केसेस कम थे और या फिर थे ही नहीं. तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स क्लासिफाई हो गए थे. अगेन पर्पस था कि टू रिड्यूस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. देन ऑन अ फर्दर माइक्रो लेवल containment zones बनाई गई. So these two above decisions can be said to be at macro level, that is national level and state level. And this third sort of step or that is to make a containment zone, this was a micro level decision जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और विलेज लेवल पे कंटेनमेंट जोन्स बना दी गई. यानी कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल इंदौर की अगर हम बात करते हैं, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर के डिफरेंट लोकेलिटीज में कंटेनमेंट जोन बना दी जाएगी. अगर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती है वहाँ पे ज्यादा वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा. नाउ कंटेनमेंट जोन का पर्पस ये था टू, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है इसका, टू कंटेन द वायरस. अगेन अगर किसी जगह को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया तो वहां से लोगों का आना और जाना इन एंड आउट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया.
एंड अगेन वो नेबरहुड्स, कॉलोनीज, सोसाइटीज, इनको पूरे को सील कर दिया गया अगर इन्हें कंटेनमेंट जोन में क्लासिफाई किया जाने लगा था, और इनके अंदर जाने का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो गया। कहीं कहीं पे अब ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एरियाज को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जैसे कि कहीं कहीं पे तो सारी पूरी सिटी को ही, अगर कोई छोटा सिटी था जहाँ पे काफी ज्यादा नंबर में लोग थे तो उस पूरे सिटी को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बनाया गया। अगेन इन कंटेनमेंट जोन में देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट एंड इंटरेक्शन। In some cities, the entire area was barricaded with entry and exit point closed because the entire area was declared as containment zone. इनके अंदर जो रूल्स थे कंटेनमेंट जोन के अंदर, वो अगेन जो भी, जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वुड मेक द रूल। अगर कोई पंचायत कंटेनमेंट जोन है तो टाउन एंड पंचायत अथॉरिटी विल मेक द रूल। तो इस टाइप की जो लोकल अथॉरिटीज थी, दे वर मेकिंग द रूल्स ऑफ कंटेनमेंट जोन। एंड अगेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, टू रेस्ट्रिक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अभी हमारे पास एक डेटा है जो बताता है लॉकडाउन से पहले कंटेनमेंट जोन में क्या होता था, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन अब हटने लगा है तो क्या होता है। क्योंकि हो क्या रहा है ना, एज द नंबर ऑफ पीपल जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंटेनमेंट जोन का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई पहले एंटायर एरिया वॉज अ कंटेनमेंट जोन, अब अलग अलग बिल्डिंग्स और अलग अलग फ्लोर्स को कंटेनमेंट जोन है। अहमदाबाद में बड़े बड़े वार्ड्स जो थे, वार्ड्स होते हैं लोकल म्यूनिसपैलिटी में डिवाइड किए जाते हैं, तो एंटायर वार्ड्स वर कंटेनमेंट जोन। अब either one building or 5 houses in a row are containment zone. So this type of categorization of containment zone is reducing, which is definitely good for us. एंड वी विल सी आगे चल के किस टाइप का पॉलिसीज गवर्नमेंट लेती है विद रिगार्ड टू कंटेनमेंट जोन्स एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस दैट नीड टू बी पुट टू डील विद द वायरस। कमिंग टू द सेकंड आर्टिकल फॉर टुडे, इस आर्टिकल का जो टाइटल है, इट्स कॉल्ड नॉट अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। अगेन ये यूएस की बात करता है। अब हमने अपनी पिछले वीडियोस में रिसेंटली एक वीडियो में कवर किया था जब ये डिसीजन लिया गया था कि टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं इसके, बट अगेन मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली समझा देती हूँ। इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल अबाउट दिस, देन यू कैन रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियो। बट एक्चुअली में हुआ क्या, हाउ दिस टॉपिक कम्स अप इज, यूएस ने लास्ट मंथ एक डिसीजन लिया where they decided to stop issuing H1B visa to everybody. नाउ इसका जो इम्पैक्ट पड़ा इंडियन नेशनल्स पे, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, बिकॉज अगेन H1B वीजा जो इशू होता है इंडियन नेशनल्स उसके काफी ज्यादा लेते हैं, मतलब इंडियन नेशनल्स काफी ज्यादा H1B वीजा के होल्डर्स हैं और उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये सारे जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट है, इफेक्ट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर हो गया है। So in this particular video, what my aim was while dealing with this particular article was to understand कि ये पूरा जो attitude है towards immigrants, ये आया कहाँ से। मतलब कोई भी जब पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है वो it doesn't occur randomly, मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में एकदम सडनली नहीं आता है। there is a whole systematic procedure with which a viewpoint is formed और जिसके बाद एक political और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेंट लॉज हैं और व्यू पॉइंट्स हैं, ये कैसे डेवलप हुए, इसको हम एक्चुअली में दो पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मिडिल डिवाइड करेगा इस पीरियड को, ये है ईयर 1965। तो 1965 में क्या हुआ, there was a law passed. It was called National and Immigration Act 1965. अब ये जो इमिग्रेशन एक्ट था 1965, ये क्या करता था, इसने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तो पहले बिफोर 1965 की बात करते हैं। बिफोर 1965 there were restriction imposed on immigration of Indians as per national origin quota. तो क्या था 1965 से पहले एक there was something called national origin quota, जहाँ पे इस कोटा के हिसाब से, यानी कि नेशन ऑफ ओरिजिन के कोटा के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन अलाउड था। तो इस लॉ के होने के वजह से ओनली कंट्रीज जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज थे उनको ज्यादा कोटा दिया गया था, इसलिए यूएस में वहां से ज्यादा माइग्रेशन होता था। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो ये पुराना टाइम है 1830s 1840s में,
तो ये ब्लू कलर के आपको 4%, 4.5% ज्यादा लोग दिखेंगे जो यूएस में माइग्रेट करते हैं। अब इन कंट्रीज को देखें तो दिस कंट्रीज आयरलैंड, जर्मनी, यूके, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज थे उनको ज्यादा नेशनल ओरिजिन कोटा मिला हुआ था, और उन्हीं कंट्रीज से यूनाइटेड स्टेट्स में लोग ज्यादा माइग्रेट करते थे। Citizens only from Ireland, Germany, and UK constituted 70% of total visas. Now, what started happening after 1965 was, in 1965 again, Nation and Immigration Act 1965 was passed. इस एक्ट के अंदर ये जो नेशनल ओरिजिन कोटा है ये हट गया था, एंड रेशियल बायस जो होता था इस कोटा की वजह से वो कम हो गया। तो इमिग्रेशन लॉज में रेशियल बायस खत्म हो गया। अब ये रेशियल बायस खत्म होने की वजह से अलग अलग देशों के लोग यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट करने लगे, और एक मल्टीलैटरलिज्म के टुवर्ड्स फोकस हो गया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट देशों से मल्टीपल नेशन से माइग्रेशन होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये सब होने लगा। अगर अब आप इस चार्ट में अगर आगे जाएं, 1965 के अगर आगे जाए तो ये ऑरेंज, पिंक, ये वाले कंट्रीज से माइग्रेशन होने लगा। दिस इंक्लूड्स साउथ अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा, कनाडा, फिलीपींस, एशियन कंट्रीज आने लगे, फिलीपींस, चाइना, इंडिया भी इन एशियन कंट्रीज में फॉल करेगा पिंक ब्रैकेट में। तो इन कंट्रीज से अगर आप आगे जाएंगे तो ये इमिग्रेशन और बढ़ जाएगा चार्ट 2010 के आगे जाएंगे तो इन कंट्रीज से भी यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेशन होने लगा आफ्टर 1965। So this was the whole history behind how migration in United States took place. But ये जो 1965 में लॉ पास हुआ, इसके एक्चुअली कुछ अनएंटिसिपेटेड इफेक्ट्स थे जो पॉलिसी मेकर्स ने सोचे नहीं थे कि होंगे। ये माइग्रेशन तो होने लगा, बट इस माइग्रेशन का एक चेन इफेक्ट बन गया, यानी कि द टेक्निकल टर्म इज चेन माइग्रेशन। तो इन 1965 लॉ की वजह से यहाँ पे चेन इफेक्ट बन गया। चेन इफेक्ट से क्या होता था कि अगर से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन ए वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो ए जो इंसान है उसके फैमिली मेंबर्स भी दे वुड वांट टू कम एंड मीट हिम, so his parents, his wife, his children also migrated. Again, now because the wife, children, parents migrated, उनके जो फैमिली मेंबर्स है they would also want to visit and ultimately settle there. तो इस तरह से फैमिली टू फैमिली चेन्स बनती गई जो यूएस में सेटल होती गई, एंड उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया। तो जब ये चेन माइग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से जो यूएस की डेमोग्राफी थी ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज काफी सारे लोग बैक टू बैक यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट करने लगे। अब इस वजह से दिस इज द होल इशू बाय certain people of the US are against migration to their country. The main reason, again, as I said, is because of chain migration, because there's no stopping the migration that once it starts. और इसी ने एक न्यू पॉलिटिकल वेव बना दी। अब ये पॉलिटिकल वेव यही वेव है जिसके अंदर जो अभी के प्रेजेंट वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, वो फॉल करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प अगेन उनकी जो फर्स्ट टर्म के इलेक्शन थे उसमें भी उनका यही एजेंडा था, प्राइमरी एजेंडा था, टू रिड्यूस माइग्रेशन इमिग्रेशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ चेन इमिग्रेशन व्हिच अफेक्ट्स द डेमोग्राफी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एक बुक भी आई है, बुक आई थी जो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है डोनाल्ड ट्रम्प के व्यूज को। अगेन दैट बुक सेज दैट माइग्रेशन इज अ चैलेंज टू अमेरिकन नेशनल आइडेंटिटी, बिकॉज उसकी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस चेन माइग्रेशन दैट हैपेंड आफ्टर 1965. Now this is the whole issue, and this issue was important to understand क्योंकि अगर हम एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सारी कंट्रीज को बॉर्डर्स ओपन रखने चाहिए, एवरीबडी शुड बी अलाउड टू मूव इंट्रा एंड इंटर बॉर्डर्स। हाउएवर लोगों में किस तरह की माइंडसेट डेवलप होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए इस जो डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा ओपिनियन है और उनका जो पूरा पॉलिटिकल वेव है जो इमिग्रेशन को अपोज करता है, उसके बिहाइंड हिस्ट्री क्या है, ये आपको ये पूरे 1965 में जो लॉ पास हुआ था उसके थ्रू पता चलेगी और चेन माइग्रेशन से पता चलेगी। तो अभी जो ये H1B वीजा होल्डर्स को जो रोकने का डिसीजन लिया गया है, काफी अग्रेसिव स्टेप है, एंड होप उसकी यही है अब हम यूएस के करंट प्रेसिडेंट की
कि इससे वो अपना पॉलिटिकल जो कैंपेन है उसको एनर्जाइज कर पाएंगे and they will be able to appeal to the anxieties of their constituency, that is the people who want immigration to stop to the United States. Coming to our third article for today, that is live streaming. Um, so this article basically लाइव स्ट्रीमिंग की बात करता है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में लिखा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अरुंधति काटजू ने लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, ये बहुत ही बड़े एडवोकेट है, फेमस एडवोकेट है। तो वो इस आर्टिकल में एसेंशियली दो चीजों के लिए आर्ग्यू कर रही हैं, यानी कि दो चीजों के फेवर में बात कर रही है। पहली चीज तो ये है, क्यों बोलती है कि एक्सेस टू लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए जनरल पब्लिक को। अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको लाइव देखने का राइट होना चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू द पर्टिकुलर चैनल, जैसे कि लोकसभा चैनल आता है जहाँ पे आप लोकसभा के प्रोसीडिंग्स लाइव देख सकते हैं, राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से कोर्ट के प्रोसीडिंग्स देखना भी आपको अलाउड होना चाहिए। सेकेंडली शी सेज दैट जो भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इवन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको एक रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाना चाहिए, जिससे फ्यूचर में जाके अगर कोई चाहे कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर ईयर की उन्हें प्रोसीडिंग्स देखनी है तो वो उसे एक्सेस करता है। So she starts by saying that pandemic it has presented a challenge as well as an opportunity to the court system. Now the main challenge and opportunity is in terms of using technology. तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके सुप्रीम कोर्ट और इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, दे कैन यूज टेक्नोलॉजी. Using this technology will be a challenge, but it will also be an opportunity for the courts. COVID-19 provides opportunity to explore new way to ensure the safety through live streaming proceedings, that is first live streaming proceedings, and maintaining audio visual recordings and transcripts of oral arguments. तो ये दोनों चीजें हैं जिसके बारे में वो बात करती है। Now coming to the first demand that she makes here, that is live streaming proceedings. She says that 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन आया था, काफी लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में बेसिकली अगेन सेम चीज आर्ग्यू की गई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर गारंटी किया गया है। यानी कि हर इंडिविजुअल को आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ इज अ वेरी ब्रॉड आर्टिकल विच ऑल्सो कवर्स राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, एंड in this judgment it was held that right to access to justice includes live streaming of proceedings. So every individual has a right to watch live streaming of judicial proceedings. Ultimately इस जजमेंट में ये हेल्ड हुआ था कि अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट जजमेंट है उनकी तो लाइव स्ट्रीमिंग होनी ही चाहिए। इसके रीजंस क्या थे? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इस डिसीजन का पार्ट थे। उन्होंने बोला था कि ओपन कोर्ट्स फोस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस, एंड राइटली सो। अगर किसी भी इंडिविजुअल को ओपन कोर्ट्स के बारे में पता होगा, यानी कि उन्हें एक्सेस होगा हियरिंग का, लाइव स्ट्रीमिंग का, तो फिर इट विल फोस्टर कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। जैसे कि अगर जब भी हम अपनी लोकसभा की प्रोसीडिंग देखते हैं तो एक तरह से हमें ये पता रहता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, चाहे हम उसको क्रिटिसाइज करें चाहे हम उसको अप्रिशिएट करें, वी हैव अ कॉन्फिडेंस इन दैट। सिमिलरली कोर्ट शुड बी ओपन सो दैट वी आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्फिडेंस इन दैट। आजकल यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज देयर इज नो लाइव स्ट्रीमिंग, तो पीपल, जनरल पब्लिक हैज टू रिलाई ऑन लीगल रिपोर्टिंग। So there are multiple websites which people generally rely on for legal reporting. Now what happens is, अगर इसके एक कौन है, मतलब एक नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर वो लीगल रिपोर्टिंग कहीं से भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हुई तो फिर जनरल पब्लिक का जो राइट टू नो है वो इम्पीड होगा। And it might happen because human beings are prone to flaw, and because there's that particular legal news agency comes in between, therefore the right to know will be impeded. And internationally also, different countries have in fact the major democracies have a system where live streaming does take place. For example, Australia में live streaming होती है, it is also recorded and published. Brazil, Canada, England and Germany, Supreme Court proceedings are broadcasted live. United States में oral arguments are recorded and shared publicly. China में court proceedings are live streamed from Supreme Court to trial court.
यानी कि ट्रायल कोर्ट के लेवल तक भी वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है. सो इंडिया वेयर आवर कोर्ट सिस्टम इज सच अ पावरफुल, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. यहाँ पे क्यों लाइव स्ट्रीमिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है major judgments की, that is a issue and that should be thought about. The second thing that the article talks about is maintaining an audio visual recording and transcripts of oral arguments. Now this is also again one of the most important demands that Supreme Court should consider. So internationally again ये सारे cases बताते हैं that Supreme Court proceedings are recorded, published, oral arguments are recorded and published. So internationally ये सारी चीजें Supreme Court proceedings are a record is maintained and Supreme Court proceedings are recorded. And why this is important is because courts can bring a very major turning point in the life of a nation. For example, अगर हम अपनी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 2018 और 2019 में काफी ऐसे मेजर डिसीजंस आए जिन्होंने इंडियन जो लॉ है उसका पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस पलट दिया है. इनफैक्ट इंडियन नेशन के बारे में मतलब हमारी गवर्नमेंट की सर्टेन पॉलिसीज है उनको भी काफी मेजर डिसीजंस आए हैं उसके रेस्पेक्ट में बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जांपल अयोध्या जजमेंट आया, चाहे आप आधार की बात कर लें, आधार का जो डिसीजन आया, राइट टू प्राइवेसी व्हिच वाज डेल्ट बाय कुप्तस्वामी केस. देन आर्टिकल 377 की बात हुई नवतेज सिंह जौहर केस में, sorry, section 377 IPC की. Then there was Sabrimala judgment which came up. So all these are major constitutionally important cases, and people have right to know about what hearings took place, what arguments took place, and it would be important अगर उनको audio visual recordings मिल पाती, अगर उनको transcripts मिल पाती इन सारे cases के, तो it will be really beneficial for the general public as well as litigants and media organizations, everybody. It will be very beneficial. सेकेंडली एक और चीज में इसका बेनिफिट ये होगा कि जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं ये केसेस, it is generally considered a court craft. So when big lawyers argue the cases, they present strong arguments. It is a court craft that young litigants, future generations would want to see and learn from. Right now, there's nothing from which future litigants can learn from. That court craft is already lost to them, and it is necessary to preserve the same through audiovisual recordings and transcripts. And further, Article 129 of our Indian Constitution, it provides that the Supreme Court is a court of record. The court of record itself means that it maintains its record. Therefore, again, it supports the argument that there is the need to maintain the recording. In the end, therefore, the court should take advantage of technology. Technology का advantage कई तरीकों से लिया जा सकता है. There are multiple mediums. जैसे कि कोई वीडियो मीडियम ले सकते हैं, मैसेजेस का मीडियम ले सकते हैं. कोर्ट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस मल्टीपल मीडियम्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू send a message, to live stream the proceedings and to record the proceedings. It is not a doubt that public is interested in such live streaming and such recordings, and public will be benefited to a very large extent if this is done. Thank you. This was all for today. The quiz question is, which judgment of the Supreme Court declared live streaming of court proceedings as a part of access to justice under Article 21 of the Constitution? Navtej Singh Johar versus Union of India, Swapnil Tripathi versus Supreme Court, Keshavanand Bharti versus Union of India, Joseph Sain versus Union of India. Thank you. The answer will be discussed in the next video.